आधी रात को आप कश्मीर से भगा दिए गए थे, आपके घरों को छीन लिया गया था। लेकिन एक दौर था सर जिसमें आप कैंपों में बिल्कुल गंदे एरियाज़ के अंदर वहाँ पे रहना पड़ा, सरकार ने कुछ नहीं किया था। एक स्ट्रगल काफ़ी रही लाइफ में, लेकिन उस स्ट्रगल में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। अपना ज़मीन जायदाद छोड़ के जो है एक टेंट में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने ग्रेजुएशन भी टेंट में ही। सर कहा भी जाता था कि रामोजी राव जो है वो आपको जस्ट एक बेटे की तरह मानते, 2 बेटे थे, तीसरा आपको ही मानते थे। इतना डांटा मुझे, बोला क्या हम अपनी खबर रोकेंगे? बोला पूरी दुनिया ने मेरी खबर चलाई है, अपने ही चैनल पर नहीं चलेगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी का क्या? चीफ मिनिस्टर को मैसेज आए कि हम किसी पॉलिटिशियन के कहने पर ट्रांसफर करें। ज़्यादा प्रेशर मीडिया पे। अब तो दबाव ज़्यादा है। तो सर ऐसे जो नए यूथ आ रहे हैं उनके लिए अब आपका क्या कहना है कि पत्रकारिता कैसे करें, क्या करें? नमस्कार दोस्तों हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच में जो शख्सियत हैं वो मीडिया का बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने कश्मीर में संघर्षों से तगड़ी शुरुआत करी और उसके बाद में बहुत बड़े मुकाम तक वो पहुंचे। और आज हमारे सामने हैं श्री राजेश रैना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर कहा जाता है कि संघर्ष से जब इंसान तप करके आगे बढ़ता है तो वो बहुत आगे तक जाता है। और स्पेशली आपके लिए कहूँ तो आधी रात को आप कश्मीर से भगा दिए गए थे, आपके घरों को छीन लिया गया था। लेकिन कश्मीर वालों में और इज़राइल वालों में एक बहुत बड़ी समानता है सर, कि इज़राइल वाले भी पूरे मार दिए गए थे, काट दिए गए थे, बहुत बड़ा संघर्ष किया। और सेम संघर्ष, या मैं कहूँ कि उससे भी बड़ा संघर्ष आप कश्मीरियों ने किया सर। और स्पेशली आपके लिए कहूँ कि आज आप बहुत बड़े मुकाम पे हैं, लेकिन एक दौर था सर जिसमें आप कैंपों में बिल्कुल गंदे एरियाज़ के अंदर वहाँ पे रहना पड़ा, सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो उस एक ऐसी जगह से जहाँ पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आपने बिल्कुल आशा का दामन थामे रखा और आज बहुत बड़े मीडिया हाउसेस के आप ग्रुप एडिटर से लेकर के बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आपने कई जगह पे संभाली। देखिए 1990 का दौर जो है काफ़ी एक बदकिस्मत दौर था पूरे कश्मीरियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए ही मानिए आप सोचिए रातों रात आप अचानक जो है अपना घर बार छोड़ कर, अपना बंगला छोड़ कर, अपना ज़मीन जायदाद छोड़ के जो है एक टेंट में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। और जब हमें कश्मीर से निकलना पड़ा तो मैं एक टीनेजर था, मैं 12th क्लास में मैंने पास किया था। वो दौर ऐसा होता है, वो स्टेज ऐसा होता है लाइफ का जब माँ बाप के सपने होते हैं, जब एक स्टूडेंट के सपने होते हैं कि भाई अब हमें कुछ बनना है, आगे जाके कुछ स्ट्रेटजी बनानी है, कुछ किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, किसी को आगे की पढ़ाई करनी है। लेकिन उसी स्टेज पे हमें ब्रेक लग गया और उसी इम्पोर्टेंट जो मरहला था हमारी लाइफ का, उसी में हमें कश्मीर छोड़ के रातों रात भागना पड़ा और जम्मू में एक टेंट में जो है एक अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन जो कश्मीरी पंडित्स थे, एक एजुकेटेड क्लास, एक इंटेलेक्चुअल तबका, तो हमारे माँ बाप ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, लेकिन हमारी एजुकेशन को आगे बढ़ाया। और उसी एजुकेशन की वजह से ही मैंने ग्रेजुएशन भी टेंट में ही की और उसके बाद मैंने बाकी की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर मैंने दूरदर्शन भी ज्वाइन किया। उसके बाद इस मीडिया लाइन में आ गया, टीवी में इधर आ गया, प्राइवेट टेलीविज़न नेटवर्क में आ गया। तो एक स्ट्रगल काफ़ी रही लाइफ में, लेकिन उस स्ट्रगल में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। और सर जिसमें आप उन्हीं ठोकरों से आदमी जब आगे बढ़ता है बिल्कुल गंदे तो एरियाज़ आगे के की अंदर लाइफ वहाँ जो पे है रहना एक पड़ा, मज़ा भी सरकार ने आता कुछ है। नहीं किया था। और जब आप बाकी लोगों के साथ फिर काम करते हो तो अपनी एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो भी कुछ सीखते हैं और आप भी इस लाइफ में कुछ सीखते हो। बट सर रियली इतने बड़े संघर्ष से निकल करके और फिर आप जब शुरुआत की थी एक तरीके से, फर्स्ट आपका दूरदर्शन के साथ शुरुआत होती है मीडिया लाइन की, तो सर क्या ऐसा सोचा था कि मतलब मीडिया में आप घुसेंगे और फिर वास्तव में धीरे धीरे आप एक बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे? मैंने कहा ना, तब एक सर्वाइवल का सवाल था। जब हम जम्मू चले गए उसके बाद 1-1.5 साल तो पता नहीं था, कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने बोला कि भाई अब हम
स्टूडेंट्स को उनके लिए क्लासेस चलाएंगे। तो हमारे लिए भी स्पेशल क्लास शुरू हो गए वहाँ पे, और वो क्लासेस थे इवनिंग क्लासेस, हम उनको बोलते थे। 2:30 बजे होती थी हमारी क्लास शुरू, क्योंकि जो जम्मू के स्टूडेंट्स हैं वो 2:30 बजे तक कॉलेज में जाते थे, और जो कश्मीरी थे फिर 2:30 बजे हम जाते थे, और फिर हम 5:30-6 बजे वहाँ से निकलते थे। तो चूँकि मुझे उर्दू और कश्मीरी आती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक माहौल है, सभी लोग उर्दू और कश्मीरी जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, तो मुझे भी आती थी। तो उस बीच क्या हुआ, दूरदर्शन का जो न्यूज़ रूम था वो टेररिज्म की वजह से वहाँ से शिफ्ट हो गया जम्मू, क्योंकि वहाँ क्या, वहाँ मिलिटेंट आते थे न्यूज़ रूम में, अरे यार ये प्रेस नोट पढ़ो, ये करो, और थ्रेट था सबको जो काम करते वहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम न्यूज़ रूम वहाँ से नहीं चलाएंगे, इसको जम्मू शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो ही न्यूज़ रूम जम्मू शिफ्ट हुआ तो उनको उर्दू और कश्मीरी वाले लोग मिले ही नहीं वहाँ। अच्छा। बहुत सारे पुराने हमारे लोग थे जो काफ़ी बड़े राइटर्स थे, वो जाते थे, लेकिन इनको न्यूज़ रीडर चाहिए थे, इनको कॉपी राइटर चाहिए थे बाकी। तो मेरे मामा जी भी वहाँ काम करते थे, वो सीनियर पोजीशन पे थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि भाई तुम्हें उर्दू आती है, ज़रा एक बार आ जाओ यहाँ। मैं गया नेक्स्ट डे अपनी इवनिंग क्लास के बाद, तो मैंने वहाँ लिखा, तो उनको तो चाहिए ही था, चाहे मैं पास हो जाता है फेल हो जाता, मुझे तो रखना ही था, क्योंकि उनको मिल नहीं रहे थे। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि आप जो है एज ए कॉपी राइटर वहाँ पे आप काम शुरू करो। मैं गया, मैं कॉलेज के बाद शाम को जाता था कॉपी राइटिंग के लिए। उन दिनों मुझे 60 रुपये 60 रुपीज़ मिलते थे पर डे के। अच्छा। तो मेरे लिए तो एक अच्छा मतलब पैसा था। उन दिनों तो घर में तो कुछ पैसा था ही नहीं, टेंट में रहते थे, बिल्कुल। सो पापा की सैलरी भी नहीं आती थी, तो काफ़ी गरीबी थी। तो वो पैसा हमारे लिए काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट था, मैं ये रखता था, अहमियत रखता था। तो वहाँ जाने के बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें जो है दिलचस्पी बढ़ती गई। मैंने सोचा ये तो बड़ा अच्छा फील्ड है भाई। तो लेकिन यहाँ से मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मैं पढ़ ही रहा हूँ अभी कॉलेज में। हाँ हाँ। तो एक दिन वहाँ ऑडिशन निकला, उन्होंने बोला अब न्यूज़ रीडर के लिए ऑडिशन निकलेगा। ओके। तो मैंने भी अप्लाई किया ऑडिशन में। अब ऑडिशन में जो है 10-15 लोग थे उसमें, बड़े बड़े दिग्गज थे जो बड़े राइटर्स थे वहाँ पे। तो जब उसका रिजल्ट आया तो मैंने वो क्वालिफाई किया है। अच्छा। वहाँ नोटिस लगा था कि भाई यू हैव क्वालिफाइड एंड यू जस्ट मीट द प्रोड्यूसर। मैं गया मिलने के लिए, तो प्रॉब्लम यही आई कि मैं ग्रेजुएट नहीं, उसके लिए ग्रेजुएट ज़रूरी था। फिर वहाँ के डायरेक्टर जो थे कौल साहब, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर भेजा दिल्ली, वहाँ से अप्रूवल आया, और मैंने फिर एज ए न्यूज़ एंकर वहाँ शुरुआत की अपने करियर की। तो वहाँ से मुझे और दिलचस्पी बढ़ गई। उसके बाद करते 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 मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, और न्यूज़ रूम अभी जम्मू में ही था, बिल्कुल। हमारी भी नौकरी चल रही थी और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप हुआ था। यस यस। लेकिन अचानक 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि अब हम न्यूज़ रूम को शिफ्ट करेंगे वापस कश्मीर। ओके। और मेरे लिए एक अच्छी बात ये हुई कि उन दिनों मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एग्ज़ाम दिया था। वो एक होता था मतलब क्लर्क्स ग्रेड एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यस तरफ यस। से। मैंने वो क्वालिफाई किया था, तो मैं क्लर्क बन जाता किसी एजीज ऑफिस या किसी और डिपार्टमेंट में। तो घर वाले खुश थे कि भाई चलो ठीक है, इसको अब गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं था, क्योंकि मुझे अब सब लोग पहचानने लगे थे। मैं रास्ते में जाता था तो लोग पहचानते थे टीवी की वजह से। तो मुझे एक चस्का सा लग गया था, मेरा इंटरेस्ट था। यस यस। और मैंने फिर सोचा था कि मैं अब मास कॉम भी करूँगा, क्योंकि इसी फील्ड में मुझे जाना है। यस। लेकिन अचानक न्यूज़ रूम शिफ्ट हो गया। अब मैं भी बैठा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक आध महीने के बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा, ये गवर्नमेंट जॉब मिली है। लेकिन भगवान का करना होता है, और एक बदकिस्मती भी थी कि बेचारा वहाँ जो न्यूज़ रूम में जो लोग काम करने गए उनको काफ़ी थ्रेट्स मिले, और एक एंकर को गोली मार दी। जो ही गोली मारी तो एक पैनिक हो गया। यस यस। अगले दिन न्यूज़ पढ़ने के लिए कोई नहीं है। यस यस। तो वहाँ के डायरेक्टर साहब थे, वो मेरे काफ़ी मतलब गुरु ही है एक किस्म के मेरे मीडिया के, फारूक नाज़की साहब। जी। अभी रिसेंटली जो है इस चल बसे इस दुनिया से, वो मेरे घर पे आए नेक्स्ट डे। ओके। बोला तुम मेरे साथ श्रीनगर आओगे, हाँ। तुम वहाँ न्यूज़ पढ़ोगे और तुम वहीं काम करोगे। मैं तो खुश, लेकिन मेरे घर वाले परेशान, अरे वहाँ तो लोग मर रहे हैं, कल ही मारा न्यूज़ रीडर को, ये थोड़ी जाएगा। यस यस। लेकिन मैंने एक तरह से जो है बगावत की, हाँ। और मैंने घर वालों को मनाया क्या मतलब वो ज़बरदस्ती था, सब रो रहे हैं। यस यस। मैं चला गया नाज़की साहब के साथ फ्लाइट में पकड़ के। 2:30 बजे हम श्रीनगर पहुँचे, ओके। और शाम का 7 बजे का बुलेटिन मैंने पढ़ा। और 2 महीने तक कोई न्यूज़ रीडर नहीं था, मैं अकेला आदमी था अच्छा। जो न्यूज़ पढ़ता रहा।
2 महीने के बाद उन्होंने दिल्ली विल्ली से कुछ लोगों को और बुलाया, तो हमारे कुछ साथी और हो गए। फिर मैं लगातार वहाँ रहा। ओके। मैंने वहाँ रिपोर्टिंग भी की। मैं आर्मी के साथ आर्मी कवर करता था, एनकाउंटर जो भी होते थे। अच्छा उन दिनों डर का कोई माहौल मेरे दिल में नहीं था, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं यंग था काफ़ी, तो मुझे अच्छा लगता था। ओके। तो स्क्रिप्ट लिखना, पैनल प्रोड्यूसिंग कर बैठना, रिपोर्टिंग करना, तो सब कुछ काम किया, एडिटिंग करना। तो ऑलराउंडर वहाँ पर हम बन गए, क्योंकि उन दिनों सिर्फ दूरदर्शन ही था और कोई और मीडिया था ही नहीं। वक्त गुजरता गया, फिर मैं 1999 तक वहाँ रहा, दिसंबर 99। तो मान लो जनवरी 2000 में वहाँ से फिर निकला। मेरी शादी हो गई। फिर घर वालों ने भी मना किया कि भाई आप वहाँ मत रहो, ठीक है, हालात ख़राब हैं। तो फिर हम दिल्ली आ गए। अच्छा तो दिल्ली में मेरे पास जॉब नहीं था। अच्छा। एक तो गर्मी भी थी और मुझे आदत नहीं थी गर्मी की। जी। तो दिल्ली आने के बाद, क्योंकि उस बीच हम जो टेंट में वहाँ जम्मू में रहते थे, 2-3 साल की अपनी ग्रेजुएशन हुई थी, फिर मैं कश्मीर चला गया, फिर मेरे पेरेंट्स दिल्ली आए थे, तो काफ़ी बदलाव आया था तब तक। तो मैं दिल्ली में लैंड हुआ, तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं, तो मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, कुछ प्रोग्राम्स में करता था वहाँ पे। इस बीच एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड आया कि ईटीवी जो है कुछ हैदराबाद में चैनल लॉन्च कर रहा है। अच्छा अच्छा। तो मैंने भी अप्लाई किया। मैंने सोचा दिल्ली विल्ली के लिए कोई जगह होगी, हैदराबाद कभी सोचा ही नहीं था हैदराबाद जाना है। मैंने सोचा कश्मीर से अभी निकले हैं तो कहाँ से हैदराबाद जाएंगे। हाँ। तो उसके बाद जिस दिन मेरा इंटरव्यू है, हाँ। उस दिन मैंने एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट लिया था। एक प्रोग्राम मुझे एंकर करना था, ओके। एक प्राइवेट, और उसके अच्छे खासे पैसे मुझे मिले थे। 60,000 रुपये मुझे दिए थे प्रोड्यूसर ने। अच्छा अच्छा। 10 एपिसोड रिकॉर्ड करना था। ओके ओके। और उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कुछ नहीं था, एक्सटेम्पोरी करना था। तो उन्होंने मुझ पर ही भरोसा जताया कि भाई तुम ही कर सकते हो। राइट। और जिस दिन रिकॉर्डिंग है उसी दिन इंटरव्यू है। हाँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा इंटरव्यू में? मेरे लिए तो 60,000 इंपॉर्टेंट रखते हैं ना अहमियत। एग्जैक्टली। 60,000 तो मेरे साल भर का खर्चा है। यस यस। तो मैं गया ही नहीं। 2-3 दिन के बाद शूटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा मैं एक बार जाऊँ झंडे वाला, ऑफिस था झंडे वाला में। हाँ हाँ मेरी दाढ़ी उन दिनों हुआ करती थी। हाँ हाँ। मैं गया तो वहाँ रिसेप्शन पे गया, मैंने कहा भाई मेरा एक इंटरव्यू। बोला सर वो तो हो भी गया। हाँ हाँ बोला लेकिन डायरेक्टर अभी इधर ही है, उसकी फ़्लाइट आज है, हाँ। वो अंदर है, वो तैयार बैठा है एयरपोर्ट जाने के लिए। हाँ। तो मैंने कहा ज़रा 2 मिनट मिलवा दो। मैंने स्लिप पे नाम अपना लिख के भेजा, तो उन्होंने मुझे बुलाया। SR रामानुजन सर उनका नाम था। ओके। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू, उन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई इंटरव्यू तो हो गया, आप क्या करोगे? मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं देखिए हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो था सर्वाइवल के लिए मुझे। मैंने कहा जॉब तो मैं ढूंढ ही लूँगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल। मैं इसलिए मैं नहीं आया। मैंने कहा अगर मैं यहाँ आता तो मेरा 60,000 रुपये एक साल का खर्चा एग्जैक्टली। निकल जाता। तो उनको भी अच्छा ही लगा। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको मैं हैदराबाद में जॉब ऑफर कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने मना किया, मैंने कहा सर मैं हैदराबाद नहीं जाऊँगा। बोला भाई आपको उर्दू भी आती है, देखो हमारा उर्दू चैनल है, हाँ। आप वहाँ काम करोगे, एंकरिंग भी करो, उसका हम अलग अलग से पैसा आपको दे देंगे। तो मैंने मना किया। मैंने कहा सर कभी फ्यूचर में अगर दिल्ली में कोई जगह होगी तो मुझे बताना, मैं रेडी रहूँगा, लेकिन हैदराबाद में नहीं आऊँगा। थैंक यू करके मैं चला गया। ओके। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जो है मेरे घर के एड्रेस पे स्पीड पोस्ट आ रहा है। अच्छा। हाँ, पोस्ट ऑफिस से। मैंने खोला तो अपॉइंटमेंट लेटर, मेरा ऑफ़र लेटर। ओके ओके। तो गोपाल राव सर का साइन करके, जनरल अच्छा। मैनेजर HR, उसमें लिखा था कि आपको 1 अक्टूबर 2001 को ज्वाइन करना है हैदराबाद ओके। एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर, और आपकी सैलरी है 10,000 रुपये। अच्छा अच्छा। तो अब तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने घर वालों से बात की, मैंने वाइफ से बात की। तो मेरी वाइफ ने भी बोला कि भाई देखो तुम्हारे पास तो जॉब नहीं है, यहाँ गर्मी से जल रहे हो। यस और यस। डैडी ने बोला कि यार मैं एक बार गया था हैदराबाद कुछ एमएड के चक्कर में, हाँ हाँ जब मैं कर रहा BEd या एमएड कर रहा था, तो अच्छी जगह है, एक बार देख लो कैसा है। हाँ। तो मैंने सोचा चला यार देखने में क्या है, बिल्कुल। एक बार देख के आते हैं। हाँ हाँ। ट्रेन का टिकट तो दे ही रहे हैं वो। यस यस। तो मैंने एक फैक्स किया। उन दिनों तो ये मोबाइल ये बाकी चीज़ ज़्यादा था ही नहीं, मेल वेल तो ज़्यादा था नहीं। तो मैंने फैक्स किया। हाँ। मैंने उनको बोला कि मैं 1 को नहीं, मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं, मैं 10 अक्टूबर को ज्वाइन करूँगा। ओके। तो वहाँ से ओके आ गया। राइट। 10 अक्टूबर को मैं हैदराबाद पहुँचा। रामोजी फिल्म सिटी में ऑफिस था। मैं एक टी-शर्ट और जीन पहन के हूँ, और एक मैंने अपने साथ लिया है बस। मैंने सोचा ज़्यादा रहना नहीं है, जस्ट देख के आऊँगा कैसा माहौल है। वहाँ देखा, अंदर घुसते ही वहाँ स्टूडेंट्स की भरमार थी अंदर।
एक शूटिंग, असल में मुझे पता नहीं था वहाँ शूटिंग चल रही थी। ओके। मैंने सोचा यहाँ तो बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं, कि बड़ा अच्छा कैंपस लग रहा है। बाद में पता चला कि वो शूटिंग चल रही थी किसी फिल्म की। अंदर पहुँचा, ज्वाइन किया, तो उसके बाद 25 साल हो गए आज हैदराबाद में, वो दिन और ये दिन। फिर बीच में बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे वाक़यात पेश आए, ऐसे मराहिल से मैं गुजरा कि मैंने सोचा अब मैं निकलूँगा यहाँ से। लेकिन फिर रामोजी राव सर के साथ जो ही इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसे आदमी को मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे कहीं से कितना ऑफ़र मिले, कितना पैसा मिले, क्योंकि जो उन्होंने प्यार दिया, जो उन्होंने सम्मान दिया, जो उन्होंने ट्रस्ट मुझ पर डेवलप किया, तो फिर मैं उन्हीं का हुआ, उन्हीं के साथ मैंने काम किया। सर कहा भी जाता था कि रामोजी राव जो है वो आपको जस्ट एक बेटे की तरह मानते, दो बिल्कुल, बेटे थे, बिल्कुल। तीसरा आपको ही मानते थे वो। बिल्कुल, बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत सम्मान दिया उन्होंने। और हम हमारे लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो गॉड ऑफ जर्नलिज्म है। अगर जर्नलिज्म का कोई भगवान है तो वो रामोजी राव है, और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने काफ़ी करीब से उनको जाना है, करीब से उनको देखा है। वो ऐसे मतलब एक ऑनर की तरह नहीं थे, एक बिजनेसमैन की तरह नहीं थे। सबसे पहले वो एक बड़े ह्यूमन बीइंग थे, एक अच्छे इंसान थे, और एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात होती है। सर ऐसे कहा जाता है कि जो मतलब एक योग्य गुरु का योग्य शिष्य जो है वो बहुत आगे तक बढ़ता है, और आप भी उनको गुरु की तरह मानते थे, और गुरु ने आपको क्या कुछ ऐसा कौन से पॉइंट्स थे सर जो वास्तव में एक मीडिया मैनेजमेंट के लिए, जैसे आपने मीडिया मैनेजमेंट एक तरीके से मोस्टली आपने उन्हीं से सीखा एक तरीके से, और फिर आपने पूरे बहुत बड़े एम्पायर को मैनेज किया, तो सर ऐसे कौन से चीज़ें आपने रामोजी राव सर के अंदर देखी? देखिए, सबसे पहले जो एक जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो एक बहुत बड़े खुद भी पत्रकार ही थे। मतलब उनका बड़ा इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन उनका हमेशा इंटरेस्ट जर्नलिज्म में ही था। हाँ। चाहे वो इनाडो हो या ईटीवी हो, यस यस। उनका पहला प्यार यही था। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर उस पर हम डिस्कस करने बैठे तो फिर कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं। सबसे पहले जो है सच्चाई। मुझे याद है एक बार उनको एक कोर्ट ने समन जारी किया था। अब चेयरमैन है, मालिक है, कोर्ट ने समन जारी किया, तो मैंने अपने लोगों को बोला कि इसको हम नहीं चलाएंगे। ये क्या है, मतलब कोर्ट ने समन जारी किया अपने चेयरमैन को, क्योंकि जो हमने देखा था बाहर जैसे मीडिया चलते हैं कि अब मालिक अपने खिलाफ कुछ चलाता नहीं। यस यस यस। लेकिन उनकी मॉनिटरिंग जो है बड़ी हाँ। तगड़ी थी। अच्छा। उनको 3 बजे किसी ने बोला कि भाई ये खबर हर जगह चली है, लेकिन हमारे चैनल पे चल ही नहीं रही है। तो उन्होंने जो है इंटरकॉम पे कॉल किया, बोला भाई ये खबर किस किस बुलेटिन में चली है, मुझे उसके डिटेल दे दो। मैंने कहा सर ये तो चली नहीं है। बोला ये डिसीजन किसने लिया है? बुलाया मुझे, मैं गया। यस यस। इतना डांटा मुझे। बोला क्या हम अपनी खबर रोकेंगे? बोला पूरी दुनिया ने मेरी खबर चलाई है, अपने ही चैनल पर नहीं चलेगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी का क्या है? दैट्स ग्रेट। दैट वाज अ लर्निंग पॉइंट फॉर मी। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। एक बार क्या हुआ, एक बार इसी तरह की एक घटना है। उनके एक पार्टनर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन। अच्छा उनका एक केस आ गया हिमाचल प्रदेश से। अच्छा। एक खबर आ गई, तो हमने सोचा कि भाई इनके पार्टनर्स की खबर है, इसको हम क्या चलाएंगे। हाँ। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी खबर है, ये हमारे बड़े पार्टनर हैं। तो बोला ये खबर सही है गलत है? मैंने कहा खबर तो सही है। बोला ये चलेगी? बोला चाहे मेरे भाई की खबर हो, मेरे रिश्तेदार की खबर हो, कुछ खबर रुकेगी नहीं मेरे चैनल पे। और पॉलिटिशियन, देखिए आजकल के मीडिया में एक एमएलए फ़ोन करता है, एक एमएलए का पीआरओ फ़ोन किसी एडिटर को करता है, बिल्कुल। वैसे शिवर हो जाता है। यस यस। होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है। मतलब हमने अपने आप को इतना नीचे गिराया है, हमारा अपना। लेकिन रामोजी राव सर के टाइम पे एक चीफ मिनिस्टर ने कॉल किया, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर का। यस। उन्होंने कॉल किया रामोजी राव सर को हाँ। एक छोटे से ट्रांसफ़र के लिए। अच्छा। बोला एक डेस्क का एक बंदा है, उसका ट्रांसफ़र करना था, नॉर्थ इंडिया उसको भेजना था। ओके। एक तो उन्होंने सुनाया उस चीफ मिनिस्टर को। हाँ। उसके बाद मैं चूँकि ईटीवी सेक्रेटरीट में था, यस यस। तो सब फैसले वैसले जो हमारे थ्रू ही वो प्रोसेस होते थे एचआर के साथ। मुझे तुरंत बुलाया, बोला ये तो चीफ मिनिस्टर से सिफारिश करवा रहा है कि इसको ट्रांसफ़र करना है। बोला इसको ट्रांसफ़र कर लो, लेकिन उल्टी दिशा में। चीफ मिनिस्टर बोल रहा है नॉर्थ, इसको कहीं और उल्टी दिशा में करो, ताकि चीफ मिनिस्टर को मैसेज आए कि हम किसी पॉलिटिशियन के कहने पर ट्रांसफ़र नहीं करते।
ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो हमने उसको जो है चेन्नई भेज दिया। ये थे मतलब रामोजी राव और इंसान, ह्यूमन बीइंग। Yes. जब रिसेशन हुआ 2009 में, यस यस, तो सब कंपनीज निकाल रही थी लोगों को। हमारा तब मैं नया ही, उन्होंने मुझे वो मतलब नेटवर्क एडिटर बनाया था। मैंने भी एक अपने तरीके से खुफिया लिस्ट बनवाई। मुझे लगा यार शाबाशी मिलेगी और कंपनी के लिए शायद हम कुछ अच्छा करेंगे। मतलब मैं भी तब यंग था और उतना एक्सपीरियंस नहीं था, सीखा भी नहीं था। बिल्कुल। एक 30-40 लोगों की लिस्ट हम बना के जो है गए सर के पास। तो बोला ये क्या है? मैंने कहा सर हर कंपनी निकाल रही लोगों को, हमारे पास भी ये 30-40 लोग फालतू हैं, इनके बगैर भी हम काम चला सकते हैं। अच्छा, मुझे हाल ही जो है उन्होंने मुझे नेटवर्क का एडिटर बनाया था। तो बोला कि इट वाज माई बिगेस्ट ब्लंडर जो मैंने आपको एडिटर बनाया। बोला तुम उस लायक है हो ही नहीं, सबसे पहले इंसान बनो। बोला इस वक्त देयर आर नो जॉब्स इन द मार्केट। बोला ये 50 लोगों का मामला नहीं है, ये 50 लोगों की फैमिलीज हैं। ये अभी इनको क्या हम सड़क पर फेंकेंगे? बोला मेरी कंपनी से एक बंदा नहीं जाएगा बाहर। बोला अगर तुम्हें लग रहा है कोई बंदा न्यूज़ के लिए ठीक नहीं है, उसको बाकी इधर उधर शिफ्ट करो, इतनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हमारी हैं, लेकिन एक भी बंदा हमारा इस वक्त बाहर नहीं जाएगा। दैट्स अ ग्रेट डिसीजन। देखिए कोई करेगा, कोई मालिक करता है। आजकल तो बड़े बड़े मालिक 700 लोगों को आउट कर देते हैं सेकंड्स में। यस यस। एक एडिटर हमारे बीमार हो गए। अब देखिए नाम लेना ठीक नहीं है। यस यस। 7-8 साल से वो ईटीवी के साथ जुड़े थे। बीमार होने के बाद जो है उनका वज़न बहुत कम हो गया। डॉक्टर ने उनको बोला कि भाई आपको कम से कम एक साल 6 महीना रेस्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहा मुझे 1 साल घर बैठ के तनख्वाह मिलेगी। उन्होंने रिजिग्नेशन भेजा। रिजिग्नेशन आया मेरे पास, तो मैं गया चेयरमैन के पास डिस्कस करने के लिए। तो चेयरमैन ने बोला क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर वी शुड एक्सेप्ट इट, हमारे पास है दूसरा बंदा वहाँ, वो काम करेगा। फिर से वो झाड़, जितनी डांट फिर से मुझे पड़ी ना। बोला वो बीमार है, उसको अभी 6 महीने 7 महीने की ज़रूरत है। बोला जब हमें उसकी ज़रूरत थी 8 साल से, तब तो वो काम आया। अब अगर 6 महीने उसको हमारी ज़रूरत है, क्या हम उसको छोड़ देंगे? बोला वो तो मेरा फैमिली मेम्बर है। बोला फ़ोन लगाओ उसको। मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला तू कहीं नहीं जाएगा। HR को बुला के उनको बोला कि इसकी सैलरी हर महीने घर जाएगी, ये घर से काम करेंगे। अब सोचो कब की बात है, 2009 में वर्क फ्रॉम होम दिया। यस यस। 2009 में तो वर्क फ्रॉम होम उन्होंने किया पूरा 1 साल, उनकी सैलरी घर जाती रही। अच्छा। और वो अभी तक रिटायरमेंट तक उन्होंने इनके साथ ही काम किया। तो ऐसे आदमी को छोड़ के हाई लेवल के एम्प्लॉय फ्रेंडली और एम्प्लॉय के साथ रिलेशंस कायम कर लेना एक तरीके से। और आज और हर एक का नाम उनको याद था, जो भी सीनियर्स, जो भी लोग इनके साथ इंटरेक्ट करते थे, सबका नाम, सबको पहले नाम से बुलाते थे। अच्छा सर, एक चीज़ आपने देखी होगी कि ईटीवी जो है वो मतलब लगातार घाटे में चलता रहा। एंड द सेम टाइम बाकी चैनल सेंसेशन फैलाना या बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेशन करते थे, लेकिन फिर भी ईटीवी एक ऐसे ट्रेंड पे चला जो ट्रेंड वास्तव में एक नया ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहा। और रामोजी राव सर का जो नया इनोवेशन था, और उसमें आप जाहिर सी बात है कि ये टीम को लीड आप कर रहे थे उसके बाद में, तो एक रीजनल का जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, वो रीजनल वाला कॉन्सेप्ट रामोजी राव सर की इंडिया के अंदर, अखबारों के अंदर भी जो अखबार के मल्टीपल जो एडिशंस निकालते, वो कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद में चैनल्स वाला भी नेशनल पे जाने के बजाय, नेशनल पे गए नहीं वो बोलते थे नेशनल क्या होता है। देखिए उनका एक कॉन्सेप्ट था, हम भी कई बार डिस्कस कर रहे थे कि सर नेशनल चैनल आएंगे। वो बोलता व्हाट इज नेशनल चैनल? बोला क्या हिंदी नेशनल चैनल है? हिंदी तो 4 स्टेट में बोली जाती है। बोला इंडिया में कोई नेशनल चैनल नहीं चलता है। बोला इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ हर भाषा में आप लैंग्वेज चैनल खड़े करो, कन्नड़ा में करो, मराठी में करो, बंगाली में करो। बोला जब ये सब मिलेंगे फिर वो नेशनल चैनल वो बनेगा एक प्लेटफॉर्म। बोला ऐसा नहीं है, कोई नेशनल चैनल नहीं होता है। कोई दिल्ली सेंट्रिक चैनल बन गया तो आप उसको बोल रहे हो नेशनल चैनल, कोई बॉम्बे सेंट्रिक बन गया तो वो नेशनल चैनल हो गया। ही वॉज अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट, इसलिए वो रीजनल में गए। और पहले सब लोगों ने उनको बोला अरे क्या है, कौन देखेगा ये रीजनल चैनल क्या होता है। लेकिन आज सभी मीडिया हाउस ने उनको फॉलो किया। बिल्कुल, वो एक ट्रेंड सेटर बन गए पूरे इंडिया में। जी सर। अच्छा सर, उस दौरान एक बड़ा इनोवेशन होता है इस रीजनल कॉन्सेप्ट के साथ साथ,
जो वास्तव में दिल्ली के आज के जो चिल्लपों वाले चैनल्स हैं वो नहीं कर पाए थे, और उसको लीड आप कर रहे थे, उस पूरे इनोवेशन को लीड आप कर रहे थे, और वो था रेट सिस्टम। वो अपने आप में वर्ल्ड के अंदर फुल एक्यूरेसी में, जिस तरीके से आज हम ईवीएम की बात करते हैं कि बहुत अच्छे से इंडिया काम करता है, बहुत फास्टली काम कर लेता है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट जो था जिसको आपने लीड किया, आपने पूरा आगे बढ़ाया उस पूरे कॉन्सेप्ट को, वो वास्तव में आज भी पूरे चैनल्स को ट्रस्ट करना, मतलब पहले ईटीवी था तो पूरे ईटीवी पे लंबे टाइम तक इलेक्शन मीन्स ईटीवी होता था, रिमेनिंग चैनल्स बेशक देखते थे लेकिन घूम करके फिर भी, अच्छा जो रीजनल चैनल्स में किसी को फॉलो नहीं किया जाता था, सारे नेशनल चैनल्स जितने शो कॉल्ड नेशनल्स हैं या फिर इंग्लिश चैनल्स हैं, सारे के सारे एक ही चीज को फॉलो करते थे, ईटीवी क्या कह रहा है। सो पहले ईटीवी कहता था, एंड देन नेटवर्क 18 के जो चैनल्स हैं, न्यूज 18, उनके लिए कहते हैं कि हाँ न्यूज 18 क्या कह रहा है, फॉलो दैट। और आपने लंबे टाइम तक न्यूज 18 में भी आपने फॉलो किया उन चीज़ों को, और पूरा का पूरा वेल स्टेब्लिश, और वो उस जमाने का सबसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर हुआ करता था। तो सर कैसे बना ये पूरा पूरा सिस्टम? ये 2004 में हमने पहली बार इसको शुरू किया था। देखिए वो कॉन्सेप्ट भी रामोजी राव सर का ही था, हमने उसको सिर्फ एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया, लेकिन जो उसका बीज बोया था वो रामोजी राव सर ने बोया था। एक मीटिंग में उन्होंने ऐसे ही बोला कि जब भी रिजल्ट होता था तो कहीं और से हम डेटा लेते थे, किसी थर्ड पार्टी से। तो उन्होंने बोला कि वी हैव ए ह्यूज नेटवर्क, क्या हम अपना कुछ डेटा नहीं गैदर नहीं कर सकते हैं खुद अपने स्ट्रिंगर से, रिपोर्टर से? सोचो इस पे। तो हमारे उन दिनों आईटी के हेड थे गणेश जी, बड़े इनोवेटिव थे वो, बहुत ही क्रिएटिव बंदे थे। तो उनको बोला कि कुछ सोचो तुम भी, कुछ सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर बना लो इस पर। वही सो हम बैठे, इस पर काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। सो फाइनली गणेश जी ने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया। अब उन्होंने बोला कि भाई सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, लेकिन अब आप लोगों की इसका सहयोग चाहिए कि भाई कैसे, कौन देगा डेटा, रिपोर्ट। हाँ। तो ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस हम चले गए, 2-3 लोग, अनिर्बन सैम उन दिनों मेरे साथ हुआ करते थे, हेमंत हुआ करते थे, हम फील्ड में चले गए। हाँ। तो हमने सभी रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर के साथ मीटिंगें करनी शुरू की। हमने उनको बोला कि भाई देखो, इलेक्शन रिजल्ट जब होगा हम किसी और से डेटा नहीं लेंगे, हम काउंटिंग सेंटर में जो है खुद वहाँ से अपना एक कंट्रोल रूम हम बनाएंगे, उसमें आपको बताना है फ़ोन पे कि कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। सबको हमने ट्रेनिंग दी, और 2004 जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसमें हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट था, वो फेल हो गया पहले इलेक्शन में, क्योंकि थोड़ा सा डिले भी हो गया वहाँ से आने में। अच्छा। और फिर यहाँ सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा हैंग हो गया पहली बार। ओके। लेकिन उससे हमें पता चला कि क्या क्या कमियाँ इसमें हैं, और उसके बाद जो भी असेंबली इलेक्शन हो गए, जो भी लोकसभा इलेक्शन हो गए, अभी चल ही रहा है। मतलब इवन नेटवर्क 18 भी वही यूज़ कर रहा है, अभी वही फार्मूला, तो और मैं ही उसको लीड कर रहा था वहाँ भी। यस। तब से लगातार वो एक सक्सेस स्टोरी है, और देश में किसी भी नेटवर्क ने आज तक उसको कर नहीं पाए और कर भी नहीं पाएंगे। वो पूरा अपने रिपोर्टर स्ट्रिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट है उसमें डेडिकेशन चाहिए, पूरा 6-7 घंटा फील्ड में वही काउंटिंग सेंटर में रहना, बाकी उसको कुछ करना नहीं है। उस दिन के लिए हम जो है बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं, खबर कैसे आएगी, फ़ोनो कौन देगा, वो अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस रिपोर्टर को वहाँ काउंटिंग सेंटर में रखते हैं, जब तक उसकी सीट का नतीजा नहीं आएगा तब तक उसको हिलना वहाँ से नहीं है। तो फिर हंटिंग लाइन्स होती है, टेलीफोन सेट्स लगे होते हैं 60-70, जिस पे कॉल्स हर सेंटर से आते हैं। फिर कंप्यूटर पे बंदा बैठा होता है, उसके पास पूरा डेटा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखा होता है, वो उसमें डेटा डालता है और आगे लिखेगा, उस पर स्क्रीन पे आ जाएगा। उसका पूरा इंटीग्रेशन है काउंटिंग सेंटर से लेके कॉल सेंटर तक, जहाँ उसका कॉल सेंटर मेन होता है, और टीवी स्क्रीन तक। ओके। तो उसमें जो वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ से जो कॉल कर रहा है वो फेक कॉल हो गया तो फिर पूरा नहीं, उनका सब, जितने भी हमारे जो रिपोर्टर स्ट्रिंगर जो वहाँ पे होते हैं काउंटिंग सेंटर में, उनका पूरा डेटा फीड होता है। ओके। और जो भी वो देते हैं, मतलब सपोज अगर राजस्थान का इलेक्शन है, यस, जो टीम वहाँ बैठी होती है, जो हैंडल करती हैं, वो राजस्थान डेस्क के ही होते हैं मैक्सिमम। हाँ। और जो स्ट्रिंगर फ़ोन करेगा वो उनको पहचानते हैं। यस। बोलता है, मुकेश, हाँ क्या हाल चाल है भाई, तो वो एक रैपो उनका बना होता है। यस। ऐसा उसमें कोई चीटिंग का ऑप्शन नहीं है, उसमें कोई ऐसा कोई फेक कॉल आएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा। वो बहुत फुल प्रूफ है। और दूसरा, ट्रेंड्स जब हो गए, उसके बाद नतीजा जब आता है, जब रिजल्ट आ गया,
यस यस। वो रिजल्ट वो जो आम कंप्यूटर पे आदमी बैठा है हाँ। वो उसको फ्रीज नहीं कर सकता है। ओके। वो उसको ओके करेगा लेकिन वो स्क्रीन पर नहीं आएगा। ओके। उसके लिए 3-4 लोगों की अलग टीम होती है, एक्सपर्ट टीम, सीनियर्स। ओके। वो रिजल्ट उसके पास आएगा, कंप्यूटर पे उसको फ्लैश आएगा कि भाई रिजल्ट आया है, जयपुर सीट पे जो है कांग्रेस या बीजेपी या कोई पार्टी का उम्मीदवार आगे है। यस यस। वो उसको ओके नहीं करेगा, एक कॉल मारेगा वहाँ पे, हाँ। उसको बोलेगा भाई ये रिजल्ट तुम श्योर हो, हाँ, इसको हम ओके आउट करें। यस। वो बोलेगा हाँ जी ये बिल्कुल श्योर हूँ मैं, इतने वोट से आगे, तो वो उसको फ्रीज करेगा, सीनियर बंदा, फिर वो स्क्रीन पे जाएगा। इसलिए इसमें गलती का कोई चांस नहीं है। और इसी वजह से आज की डेट में वो रट सिस्टम जो है वो आज की डेट में मतलब ये Yes. कहा जाए कि वर्ल्ड का नंबर 1 है। हाँ वो कहीं नहीं है, बिल्कुल। एंड इंग्लिश चैनल्स भी जितने भी हैं इंडिया में तो मोस्टली तो वो एक ही सी को फॉलो करते हैं कि क्या चल रहा है। हाँ तो ये काफ़ी बड़ा जो उस काम पर था, बहुत वो प्रेशर होता था वहाँ पे जब मैं कॉल सेंटर में बैठता था ना। हाँ हाँ पहले पहले क्या है, जो इंग्लिश चैनल्स खास तौर पर उनके थे हाँ। या नेशनल चैनल्स थे, यस वो संकोच करते थे, उन सोचते थे यार ईटीवी एक रीजनल नेटवर्क है, पता नहीं क्या चलाएंगे। लेकिन लगातार जब उन्होंने देखा कि यार यही तो नंबर 1 है, यस। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता इसी का नाम ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने जो है लेना शुरू कर दिया। पहले पहले संकोच करते थे वो भी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये रामोजी राव सर के साथ में और ऐसा कौन सा अनुभव रहा आपका जो लाइफ लॉन्ग आपके लिए बहुत काम का रहा है? मैंने इतनी एग्जाम्पल्स आपको दी है। वो जो एक उनका जो स्वभाव था, जो डाउन टू अर्थ वो थे, ठीक है। जब आप उनसे मिलने जाते थे या कोई गेस्ट आता था मिलने के लिए, जिस तरह से वो उनके साथ पेश आते थे, उनसे बात करते थे, फिर जाते वक्त लिफ्ट तक उनको छोड़ते थे। मतलब कभी कभी हम सोच रहे थे कि यार ये कितने ग्राउंडेड आदमी हैं, हम तो उनके जूते के खाक के लायक भी नहीं हैं। तो हमने सोचा कि भाई हमें भी एक सीख मिली, एक हमारे लिए एक जो है इंस्टीट्यूशन था। हमारे लिए एक हमने जो सीखा, बहुत सारी चीज़ें जो तजुर्बे लाइफ के होते हैं उनको देख के सीखा। तो फिर हमने सोचा यार हम भी खुद में इस तरह की सलाहियतें जो है उनको लाने की कोशिश करेंगे। सर आपने भी उसके बाद में हज़ारों हज़ारों लड़कों को तैयार किया है जो आपको गुरु मानते हैं, और मीडिया के मतलब पूरे इथिक्स वगैरह आपसे सीख करके ही वो चाहे दिल्ली मीडिया हो चाहे वर्ल्ड के अलग अलग जो मीडिया हाउसेज हैं उनके अंदर गए हैं। नहीं, और मुझे आज मुझे भी बहुत खुशी है कि मतलब आप जितने भी बड़े चैनल है देश में, तो उनमें अपने बच्चे काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, बहुत गर्व फील होता है। और बेसिकली देखिए मेरा मानना है कि जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, फिर जो है जो सक्सेस होती है ना, जो उनके दिमाग में चढ़ जाता है, एग्जैक्टली वो भूल जाते हैं कि भाई ग्राउंड क्या चीज़ होती है। जो इंसान वैसा सोचता है या वैसा करता है लाइफ में, फिर कुछ साल के बाद जो है उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, ठीक है। वो खुद उसको फिर पछतावा होता है, लेकिन बहुत समय मतलब चला जाता है तब तक। मैंने हमेशा ये सीखा कि भाई, क्योंकि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं इस फील्ड में आया था, मुझे भी बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया था। देखो अगर आपको सपोर्ट कोई नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि यार देखो मैं जब स्ट्रगल करा मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि मुझे बड़े बड़े दिग्गज लोग मेरे साथ मिले, हमारे गुरु, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, उंगली पकड़ के सिखाया। आगे जाके हमने भी वही किया। हमने सोचा कि यार जो नए नए लोग आते हैं सीखने के लिए, जर्नलिस्ट बनने के लिए, बहुत उनके माँ बाप के सपने होते हैं, अरमान होते हैं, इनके भी होते हैं, तो इनको सपोर्ट करो, इनको गाइड करो। इवन हम एक जो है जैसे घर वाले सपोर्ट करते हैं। हालांकि आज बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं नहीं यार ऑफिस में प्रोफेशनल होना चाहिए, वो क्या होता है किसी की पर्सनल मदद करना, वो करना। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। देखो जब हम किसी संस्था में काम करते हैं वो भी एक तरह की फैमिली ही होती है। बिल्कुल। अगर वहाँ कोई जूनियर बंदा है या कोई सीनियर बंदा है, उसको कल किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो हॉस्पिटलाइज है, उसको खून की ज़रूरत है, बिल्कुल। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि भाई उसकी मदद करें? 10 लोगों को अपने इकट्ठा करें, अपने कोलीग्स को मैसेज भेजें, चलो भाई 4 लोग वहाँ चले जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं यार ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो तो घर में चलता है। मैं वो चीज़ें नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो हीलिंग टच है, जो हमारा जो उस तरह का जो माहौल होना चाहिए जो फैमिली में होता है, उसी तरह का माहौल एक ऑफिस में भी होना चाहिए, तभी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है। सर आज अगर हम दिल्ली के, स्पेशली मैं दिल्ली की बात करता हूँ, सर दिल्ली के चैनल्स की मैं बात करता हूँ, पहले मैं उनके जो बाकी चीज़ों पे भी जाऊँगा कि किस तरह का मतलब एटमॉस्फेयर जो है मीडिया के अंदर आज की डेट में हो गया है।
पहला तो ये है सर, इंडिविजुअली मैं अगर बात करूँ, तो कोई डेस्क इंचार्ज होता है, ये शिफ्ट इंचार्ज होता है, वो छोटी पोस्ट होती है। आपने 25-25 चैनलों को हेड किया है पूरा। एक चैनल का हेड होता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम कहाँ समझता है। लेकिन जो उससे जो छोटा होता है, मतलब कि शिफ्ट इंचार्ज होता है, आउटपुट हेड होता है, वो अपने आप को मतलब लगता है उसको कि आई एम द सेनापति, और वो लगता है कि फायर ब्रांड इमेज और आएगा और अपने जो जो स्टाफ होगा उसको चिल्लपों करना। सर एट ए टाइम अगर आपकी परछाई अगर कोई देखता है, देन एक सुपर कूल बॉस, काम उनसे जो करने वाले हैं वो उनका आदर सम्मान के साथ भी काम कर रहे थे, उनकी एक आवाज़ पे पूरी लाइन लग जाना है, काम एकदम बहुत बढ़िया होगा, बट उनको कोई डाँट नहीं मिल रही है। और एकदम सुपर कूल वाला जो कॉन्सेप्ट था, जब ज़ाहिर-सी बात है कह सकते हैं कि एक समंदर है होता है पीछे, मीडिया के अंदर समंदर चल रहा होता है पूरा का पूरा, और समंदर की लहरें बहुत आसमान छू रही होती हैं। बट एट द सेम टाइम आपका जो फेस देखते थे, सुपर कूल, जो भी बहुत सारे चैनल्स हेड कर रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर आ रहा है। देखिए, चिल्लाना, चीखना, अपने वर्क प्लेस पे गाली देना, डांट डपट के बात करना, सिर्फ वही करना है अपने 24 घंटे जब आप वर्क प्लेस पे होते हैं, उससे कोई हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं बनता है। और जो आपका जूनियर है वो आपकी इज्जत भी नहीं करता है, और वो उतना अच्छा काम भी नहीं करेगा प्रेशर में। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप अपने कुलीग को प्यार करोगे, ठीक है, उसको अच्छे से रखोगे, उसकी इज्जत करोगे, ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, वो ऑड टाइम में भी आपके लिए काम करने के लिए आएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि कल मेरा ऑफ है और आज मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करूँगा, बहानाबाजी कभी नहीं करेगा। वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और अगर कभी कभार आपने उसको डांटा भी, उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि यार ये मुझे हमेशा प्यार ही करता है, मुझे अप्रिशिएट ही करता है। हाँ, आज मैंने गलती की, आज उसने डांटा, तो वो दिल पर नहीं लेगा। लेकिन जो हमेशा गाली देता है, जो हमेशा जो है डांट डपट करता है, जो हमेशा प्रेशर में रखता है जूनियर्स को, वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने में कामयाब नहीं होता है। जब क्राइसिस होता है, जब लोगों की ज़रूरत होती है, तब 10 में से 5 लोग बहाने करते हैं। वो सोच रहे हैं मैं क्यों करूँगा एक्स्ट्रा इसके लिए, भाई ये मेरी क्या मदद कर रहा है, मैं क्यों आऊँगा अपने ऑफ के दिन, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन मैं देखो, मुझे मालूम है कि कितनी बार, मतलब मैंने किसी को सिर्फ एक फ़ोन किया, भाई आज तुम्हें रात में भी आना है, उसने कभी नहीं बोला कि मैं कहीं हूँ, मेरी शादी है, कुछ है। उसने बोला कि नहीं, मैंने बोला है तो आना ही पड़ेगा। ये एक इज्जत है, रेस्पेक्ट है। बिल्कुल सर। सर तो ये अर्न करना पड़ता है। देखो, ये आपको अर्न करना पड़ता है, ये रातों रात नहीं आता है, ये डांट फटकार से नहीं आती है। आज भी जब दिल्ली मीडिया में हो, चाहे देश के बाकी अलग-अलग मीडिया में हो, तो जब जाता है कि हाँ, रेना सर, चलो, फिर एक अलग ही उनका जो टोन होगा, वो चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर आप इतने बड़े पद पे थे, तो सर मीडिया में आज की जो स्थिति है, प्रलोभन मतलब जो भी आ रहा है तो ग्रैब कर लेना है। और मीडिया की स्थिति ये हो चुकी है सर कि मतलब ₹500 के अंदर खबरें कवरेज करने के लिए बुला लो, ₹1000 के अंदर बुला लो, और बोलते हैं कि ये फिरते रहते हैं, आते रहते हैं। तो सर ये जो इमेज है, और आप इतने बड़े पद पे थे, तो सर उस वक़्त भी प्रलोभन आया करते थे, तो कैसे आप उनसे बचते थे? क्योंकि अगर वो प्रलोभन स्वीकार करते, क्योंकि आज दिल्ली मीडिया के जो केवल चैनल्स के जो आउटपुट हेड होते हैं, वही प्रलोभन स्वीकार करके उन पे बड़े-बड़े आरोप लगते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो ज़ाहिर बात है कि आपके पास जब इतने बड़े थे, तो उस दौरान भी बहुत सारे प्रलोभन्स आए होंगे, तो आपने कैसे उनको अलग देखिए, किया? अल्टीमेटली स्थिति क्या है? ये एक जो आपकी लीडरशिप होती है उस पर डिपेंड करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उस पर डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी अपनी अपब्रिंगिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है। वरना मैं भी जब हाईएस्ट पोजीशन पे था, तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑफर्स दिए, ये दिया, वो दिया, लालच दिया। लेकिन हमें पता था कि यार देखो, हम रामोजी राव के शागिर्द हैं, हमें कोई करप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और उस चक्कर में क्या है, जो हमारे डाउन द लाइन जितने भी लोग थे, रिपोर्टर, असिस्टेंट, उनको सबको पता था कि भाई कहीं पर भी अगर हम कुछ गलत करेंगे तो पता चलेगा और अगले दिन हमारी नौकरी नहीं रहेगी। वो एक ऐसा बना था माहौल, एक कंपनी में बना था। लेकिन आजकल देखिए, आजकल का माहौल आपको पता ही है कि आज हर एक के हाथ में माइक है और हर एक आदमी पत्रकार है, बिल्कुल। ठीक है। वो सब एक्सटॉर्शनिस्ट्स हैं। 90%, 90, मैं तो 95% बोलूँगा, जिन जिन के लोगों ने आज हाथ में माइक उठाई है, उनको या तो कोई, देखिए ये उनके लिए सबसे लास्ट ऑप्शन है। जो इंजीनियर नहीं बना, जो डॉक्टरी सीट नहीं मिली, जिसको किसी प्रोफेशनल कॉलेज में कोई दाखला नहीं मिला, जिसको आईटी सेक्टर में कोई दाखला नहीं मिला, सबसे लास्ट में वो सोच रहा है कि मैं माइक उठाऊंगा,
मोबाइल फ़ोन था भाई, अब उसको कैमरा लाने की ज़रूरत नहीं है। यस। तो एक यूट्यूब पे बैठ गया या फेसबुक पे बैठ गया, पत्रकार बन गया और चला गया किसी एमएलए के पास, किसी ब्यूरोक्रेट के पास, किसी छोटे पुलिस वाले के पास, 500-500 रुपये लिया। मैंने देखे हैं लोग पुलिस स्टेशन पे जाके या पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं उनसे, उनकी खबर चलाने के लिए। मतलब ये हमारा अभी, अब हम आजकल देखिए, मैं जब ट्रैवल करता हूँ जहाज़ में या कहीं जाता हूँ, अगर जो को पैसेंजर होता है मेरा, अगर वो पूछता है आप क्या काम करते हो, मैं बोलता ही नहीं कि मैं पत्रकार हूँ। मैं सोच रहा पता नहीं, अगर मैं बोलूँगा तो ये भी 10 गाली अभी दे देगा। ये हाल हमने अपना बना के रखा है कंट्री में। तो 90% यही है। और दूसरा देखिए, अब क्या बोलें, मतलब मैं एक काफ़ी सीनियर पोजीशन पर रह चुका हूँ, हालांकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह के कंट्रोल्स नहीं थे, लेकिन आज पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है मीडिया को डिफरेंट लेवल्स पे, जो अच्छी बात नहीं है। पत्रकारिता हमने जो की है रामोजी राव सर के साथ की है और वही पत्रकारिता है। सर पत्रकारिता वही है, लेकिन पत्रकारिता का आज जो स्वरूप है, मैं अगर दिल्ली की, स्पेशली मैं दिल्ली पे की बात इसलिए करता हूँ कि दिल्ली का अगर मीडिया का मक्का है तो इसीलिए मैं दिल्ली नहीं गया। और आप दिल्ली वहाँ जाने के मतलब जाना पसंद ही नहीं किया उसे, मतलब वहाँ पे एक वहाँ पत्रकारिता का मक्का है, लेकिन पत्रकारिता का नरक भी आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो वो भी दिल्ली है। नरक मचा हुआ है और जो पत्रकार हैं वो पिस रहे हैं, अच्छे पत्रकार हैं वो गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनको केवल नौकरी करनी है और वही चीज़ें लिखनी है। सेकंड चीज़ है, चाहे सत्ता से बहुत सारे प्रेशर्स आ रहे हैं उन लोगों के पास में, और प्रेशर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो दूसरा, उनके पास में जो मालिक हैं वो उनका भी एक अलग लेवल का प्रेशर बना हुआ है, और फिर उन्होंने खर्चे भी कुछ इसी लेवल के पाल रखे हैं। तो सर वो जो एक मैं बोलूँ कि पूरी चरस घुल चुकी है उस हाउसेस के अंदर, वहाँ पे आजकल महिलाओं का शोषण भी हो रहा है, पुरुष जो लड़के नए लड़के आ रहे हैं उनका बड़े लेवल पे शोषण हो रहा है। तो सर ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है, क्यों इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को भी तैयार नहीं होता है? देखिए, इसमें मैं जो एक ऑर्डिनरी पत्रकार है, जो कोई एडिटर है, कॉपी एडिटर है, वो जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको मैं जिम्मेदार नहीं मानूंगा इसके लिए। ये बेसिकली देखिए आजकल क्या है, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज हैं वो बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स के हाथों में है। और जो बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, जब वो मीडिया सेक्टर में आता है, और मीडिया उसका प्राइमरी बिजनेस नहीं है, उसके बिजनेसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मीडिया इसलिए है कि एक ताकत है उसके हाथ में, ठीक है। तो रीज़न वही है कि वो वही चाहता है कि जो रूलिंग पार्टी करे, या चलो रूलिंग पार्टी भी नहीं, किसी अपोजिशन पार्टी का भी कोई नेता रिश्तेदार है तो वो उसकी खबर नहीं चलाएगा। बिल्कुल। और जब मालिक ही ऐसा करेगा, जो जिसके हाथ में कंट्रोल है, जो आपको जो है नाम दे रहा है, जिसके नाम पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक आम जो वहाँ पर काम करने वाला एम्प्लॉय है वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना बेचारा, वो तो नौकरी कर रहा है। बिल्कुल। उसको जो बोला जाएगा, जो लिखना है वही लिखेगा, जो बोलना है वही बोलेगा। अगर वो देखो पत्रकार क्या सोच रहा है जब बनते हैं ना पत्रकार, मैं तो इतने मीडिया इसमें जाता था जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पत्रकार बड़ी बड़ी बातें, यंग होते हैं ना, यंग बुलेट जो निकलते हैं पास आउट्स, बिल्कुल। हम ये करेंगे, ऐसा स्क्रिप्ट लिखेंगे, ऐसी स्टोरी बनाएंगे। मैं हंसता था, मैं कह रहा मैं कहाँ करोगे? उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करना पड़ेगा, अपना चैनल खोलना पड़ेगा, अपने प्लेटफॉर्म पे आना, तब आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। जब आप किसी संस्था से जुड़े हो, वहाँ आप इंडिपेंडेंट कहाँ हो? बिल्कुल। वहाँ जो संस्था की पॉलिसी होगी, जो वो चाहेगी, जिसको वो सपोर्ट कर रही होगी, वही आपको दिखाना है, वही आपको लिखना है। बिल्कुल। तो बाद में जब वो आ जाते हैं इस फील्ड में, आधे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आधे फिर अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है। उनके लिए स्कोप यही है आजकल कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ काम करें। बाकी किसी मीडिया हाउस से जुड़ेंगे, किसी कॉर्पोरेट ग्रुप से जुड़ेंगे, वहाँ उनको वही पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा ना जो उस ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता है। बिल्कुल सर। सर ये जो प्रेशर ग्रुप जो बन रहा है, तो ये प्रेशर ग्रुप आज की डेट में इसको आप कैसे बताएंगे कि मीडिया जो एक तरीके से गोदी मीडिया हो गया, लेकिन सर एक गोदी मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक्चुअली मुझे लगा, जस्ट लाइक मैं सर कुछ बड़े नामों के नाम लेता हूँ सर, एक सेकेंड, जैसे मैं रवीश जी का नाम लेता हूँ।
रवीश कुमार जी की बात होती है, वो बोलते हैं कि ये पत्रकार हैं, लेकिन जब रवीश कुमार जी के पेज पे हम जाते हैं, अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट बीजेपी, और फेवर टू द राहुल गांधी, फेवर टू द जो लेफ्टिस्ट हैं। अच्छा, ऐसे ही हम कुछ और भी, अजीत अंजुम हो, जो एक जिनको सो कोल्ड जो यूट्यूबर्स आजकल बन चुके हैं, एंड पैरेलली हम, जाहिर सी बात है कि अभी जिनको गोदी मीडिया के नाम से कहा जा रहा है, उनमें वो सारे लोग मोदी जी की जय जय बोलने की कोशिश ही करते हैं। तो सर एक दो ध्रुव में बटी हुई, तो उनको सर फेयर तो नहीं कह सकते हैं किसी को भी, और वो एक अलग सी खिचड़ी पक्की जा रही बिल्कुल, है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी जर्नलिज्म में क्या है, देखिए ये जो गोदी मीडिया टर्म अब आई ना, इससे पहले भी मीडिया बहस रहा है इन फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी, यस, ठीक है, लेकिन उतना हाईलाइट नहीं होता था क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लोग इतने अवेयर नहीं थे, इतने चैनल नहीं थे, तो इतना लोगों के सामने आता भी नहीं था। लेकिन आज जो वो कंट्रोल वाला सिस्टम है, वो थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है और उसको हाईलाइट भी किया जाता है। और आपने सही बोला कि जो अब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम उनका कंटेंट देखते हैं वहाँ भी लग रहा है यार ये भी तो एक ही साइड में जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ऐसा बैलेंस करके तो कोई दिख नहीं रहा है, या तो पूरा राइट है यस, या पूरा लेफ्ट है, बिल्कुल, सेंटर में कोई दिख नहीं रहा है अभी। मतलब मैं भी इतना देखता रहता हूँ, मतलब कंटेंट, मुझे भी आज कोई सेंटर में ऐसा दिख नहीं रहा है जो ऐसा जर्नलिस्ट है। बहुत सारे जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है और मेजॉरिटी जो है वो एक्सट्रीम राइट में है, ये भी फैक्ट है। अभी मेजॉरिटी जो है वो एक ही तरफा है, राइट साइड में है, और आधे लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट साइड में है, सेंटर में कोई नहीं है। बैलेंस्ड अप्रोच किसी के पास नहीं है। जब तक जर्नलिज्म में वो बैलेंस्ड अप्रोच नहीं आएगा तब तक आप इस फील्ड से इंसाफ नहीं कर सकते। सबसे नाइंसाफी अभी मीडिया के फील्ड में ही होती है। बिल्कुल सर। चलिए सर, सर, मीडिया, परसेप्शन बनाता है ना मीडिया। बिल्कुल सर, मीडिया का काम क्या है? मीडिया बनाता है परसेप्शन। आपने कोई मुद्दा उठाया, भले ही वो मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन जब शाम को सबने उस पर डिबेट देखा, उनको क्या लग रहा है, अरे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही है आज देश में, क्योंकि मीडिया ने एजेंडा क्रिएट किया ना। यस यस, आपके दिमाग में घुसेड़ दिया उसने कि भाई यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है, हम 10 चैनल इस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं? वो गलत है। सर आपसे दो तीन मैं जल्दी जल्दी वाले सवाल करता हूँ। उनमें पहला ये है सर कि कांग्रेस के टाइम पे, स्पेशली क्योंकि आपने 2000 के बाद में शुरुआत, 2000 के बाद वाली शुरुआत होती है एक तरीके से वाली, तो तब कांग्रेस का शासन स्टार्ट हो चुका थोड़े दिन बाद में, 2004 के आसपास में, और उसके बाद में फिर मोदी जी का शासन शुरू होता है। तो इन 20 सालों की मैं अगर बात करता हूँ, दोनों में सर फेयर, मतलब ज़्यादा प्रेशर मीडिया पे, मैंने यही बोला ना आपको, देखिए पहले तो इतना मीडिया डेवलप नहीं था, पहले सोशल मीडिया भी इतना डेवलप नहीं था, तो वो तो अब आ गया ना, अब इतने चैनल आ गए, इतना सोशल मीडिया आ गया, अब तो पूरा रेवोल्यूशन ही आ गया पूरा। तो अब तो दबाव ज़्यादा है, क्योंकि जब आपको ज़्यादा खबरें बाहर आने का आपको लग रहा है कि भाई संभावना है, तो रूलिंग पार्टी आपको दबाने की कोशिश भी करेगी। पहले जो सरकारें थी उनको पता था कि यार कितना, कहीं खबर घटेगी 4 दिन के बाद किसी को पता चलेगा, उतना नहीं था मतलब बाहर आने का मौका, और वो भी ज़्यादा दबाव नहीं डालते थे। अब देखिए कल अगर कोई और भी सरकार अब देश में आएगी, अब इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो है ना, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन है। यानी बोले मीडिया उनका बिजनेस नहीं है, मीडिया उनकी ताकत है, उनको बाकी बिजनेस चलाना है। वो बाकी बिजनेस कैसे चलाएंगे? जब वो गवर्नमेंट के साथ सेटिंग करेंगे, तभी तो बिजनेस चला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो गवर्नमेंट के साथ सेटिंग करेंगे तो जो उनका चेहरा है, टीवी है, अखबार है, उस चेहरे पे तो इन्हीं को ज़्यादा दिखाएंगे, प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। इसमें रामोजी राव सर एक अलग एग्जाम्पल है। वो घाटा झेलते रहे, टीवी उनका प्राइमरी बिजनेस नहीं था, बिल्कुल, उनके भी अलग बिजनेसेस थे। उनको सरकार ने, मतलब रूलिंग पार्टी के साथ सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, इतने केसेस हो गए, वो लड़ते रहे आखिरी दम तक, लेकिन कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया। वो एक यूनिक एग्जाम्पल होती है देश में, ऐसी एग्जाम्पल आज तक नहीं मिली है, और ना मुझे लग रहा आगे भी नहीं मिलेगी। आगे तो पॉसिबिलिटीज अभी बहुत कम हो चुकी हैं। अच्छा सर, आपके भी काफ़ी सारी विधाओं में आपने काम किया है ना, केवल आप जो है एक कॉपी एडिटर रहे,
और बल्कि आप एक संगीत के क्षेत्र में भी आपने इवन के गाने भी लिखे हैं। फ़िल्म लाइन के अंदर भी आपने कुछ किया है छोटा-मोटा, और साथ ही आप संगीत प्रेमी भी हैं, कवि भी हैं, और स्पेशली कश्मीरी कवि तो आप बहुत बड़े बिल्कुल, कवि बिल्कुल। हैं, और आपके जो लड़ी बहुत शाह जो बड़ा है तो वेरी नहीं हूँ, फेमस। लेकिन लिखता रहता हूँ, मतलब मुझे हाँ, शौक है मुझे लिखने का। हाँ, लड़ी शाह भी मैंने शुरू किया था, और कश्मीरी में कविताएँ लिखता रहता हूँ, और वो भी कश्मीर के दर्द पर ही ज़्यादा होती हैं, जो अपने मातृभूमि से जो है बिछड़ने का जो दर्द है, उसी पे ज़्यादा मेरी कविताएँ हैं। सर मातृभूमि से बिछड़ने का जो दर्द है, वैसे तो खैर आज भी आपके घर हैं वहाँ पे। सर जब जाते हैं तो कैसी फीलिंग होती है? क्योंकि उस वक़्त निकाल दिया गया हो, और मतलब बेशक आप बाहर निकले, संघर्ष किया, आज बहुत बड़े बन पाए। बट एट दैट टाइम सर, जब भी आप याद करते हैं कश्मीर के जो पुराने दिनों को याद करते हैं, फिर जब दोबारा से आप कश्मीर जाते हैं, आपको लगता है कि मतलब जैसे अब आज रिलीजियस एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो यार ये मुसलमानों ने हम लोगों को निकाल दिया था। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों ने हमें निकाल दिया है। तब एक एक मतलब पाकिस्तान एक पूरी कंट्री बैक कर रही थी हुँ, कुछ टेररिस्ट्स को, जिनके हाथ में गन था। हुँ, तो माहौल ऐसा बना था वहाँ पे कि हर एक जो है डर में जी रहा था। कोई भी गनमैन किसी भी घर में जाता, जो उनको बोलता उनको करना पड़ता। उस तरह का माहौल था। और वही जो टेररिस्ट थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को हैरेस किया, मारा। हम चूँकि माइनॉरिटी में थे, जो आदमी माइनॉरिटी में होता है वो पहले ही डर जाता है। जब 2 लोगों को मार दिया, 4 लोगों को मार दिया, हमारे घरों के बाहर उल्टे सीधे जो है स्लोगन्स लगाए, तो एक उस तरह का डर का माहौल पैदा हुआ। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा दोस्त आज भी कश्मीरी ही हैं। मैं साल में 1-2 बार जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ, और हैदराबाद आके भी मेरे दिल में कश्मीरी है हमेशा। मैंने अपने घर को भी कश्मीरी बनाया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो कभी दिल से निकलेगा नहीं ना। वो तो अपनी मातृभूमि है, और वो भी कश्मीर जैसी जगह, अपने सूफी संतों की ज़मीन रही है वो। बिल्कुल सर। आज अब जब मौजूदा सरकार ने वहाँ पे बहुत सारी कुछ चीज़ें की हैं, इसको किस वे में देखेंगे आप? देखिए, ठीक है, मतलब बदलाव अभी आ रहा है कश्मीर में, हालात भी ठीक हो रहे हैं। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि अमन हो। वो कौन चाहेगा कि यहाँ खून खराबा रोज़ हो, उनका बिज़नेस ठप हो। अब हालात सुधर रहे हैं, थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें ठीक हो रही हैं। टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। अभी कुछ और साल लगेंगे कंप्लीटली पीस आने में। सर अब बात आती है कि आप चूँकि पूरी-पूरी यूनिवर्सिटी हैं, पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी, जिन्होंने आज तक थाउज़ेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो बाहर से निकले, उनके लिए आप जो स्टूडेंट्स थे, उनको आपने ना केवल जॉब के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, बल्कि उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जो उनकी लाइफ लॉन्ग काम आई हैं। तो मैं आज की डेट की अगर मैं बात करता हूँ सर, वो कई थाउज़ेंड्स लोगों में से मैं आपके सामने एक बैठा हूँ, जो काफ़ी कुछ आप ही से सीखा, आप ही ने हमें आगे बढ़ाया, और उसके बाद में हम बहुत कुछ अच्छा कर पाए। और मेरे जैसे हज़ारों-हज़ारों लोग हैं जो आज आपको नमन करते हैं। सर नया यूथ निकल के आ रहा है, वो एआई फीचर्स से लैस है। एआई जो अपने आप में, और ज़ाहिर-सी बात है एक और कहना चाहूँगा कि सर आप टेक्नोलॉजी सेवी हैं, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने स्पेशली जैसे नेटवर्क 18 के अंदर है, आपने पूरा का पूरा डिजिटलाइज़ेशन कैसे किया जा सकता है, उसको भी आपने बहुत सारी चीज़ों में लीड किया है। और कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहिए, क्योंकि टीवी जो है वो कुछ दिन का मेहमान बचा है, हमें डिजिटल पे फ़ोकस करना चाहिए। इवन थो कि आप रामोजी राव के भी बहुत बड़े एडवाइज़र रहे हैं इस क्षेत्र में, और उन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा एक सिस्टम लॉन्च किया। वो कंटिन्यूअसली रन भी कर रहा है। लेकिन मतलब आज जो नई पीढ़ी आ रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो एआई जैसे फीचर से लेस आ रही है, जो अपने आप में बहुत एडवांस चीज़ें हैं। तो सर ऐसे जो नए यूथ आ रहे हैं, उनके लिए अब आपका क्या कहना है कि पत्रकारिता कैसे करें, क्या करें? क्योंकि पत्रकारिता मीन्स तो अभी बहुत स्थितियाँ बदल चुकी हैं। देखिए, पत्रकारिता ऐसा फ़ील्ड है, इसमें एआई का अगर आप सहारा लेंगे, तो आपका जो अंदर का जर्नलिस्ट, अंदर का पत्रकार है, वो मर जाएगा। क्रिएटिविटी आपकी नहीं रहेगी, ख़त्म होती रहेगी, अगर आप एआई पे डिपेंडेंट होते रहेंगे। हुँ, ये फ़ील्ड क्या है जर्नलिज़्म का? ये क्रिएटिव फ़ील्ड है, सोचने का फ़ील्ड है। आप एक कवि हैं, ठीक है? आप एक कविता लिखते हैं। जब आप अपने मन से, ह्यूमन माइंड से एक कविता लिखते हैं, उसका अलग एक मिज़ाज होता है, उसकी तासीर एक अलग होती है। वही कविता जब आप आज एआई को बोलते हैं कि भाई आप मेरे लिए कविता लिखो, आप कुछ अपना दिमाग नहीं लगाते हो। इसी तरह से जर्नलिज्म में भी अब क्या होगा, जो
रियल जर्नलिस्ट नहीं हैं, और उनकी संख्या ज़्यादा है, 90% वही हैं। वो क्या करेंगे, एआई के सहारे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चैट जीपीटी या जितने भी नए नए अब चीज़ें आती है उससे स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करेंगे, उसी से वीडियो बनाएंगे, उसी से कॉन्सेप्ट निकालेंगे और कोशिश करेंगे इस फील्ड में एक्सेल होने की। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो आगे इस फील्ड में बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सब उन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएट किया होगा, उनके दिमाग की उपज नहीं होगी और वो दिमागी तौर पर हैंडीकैप हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा वो ना कुछ सोच सकते हैं, ना कुछ लिख सकेंगे, ना कुछ बोल सकेंगे, और ये तीनों खासियतें एक जर्नलिस्ट की होती है। तो एआई जो है जर्नलिस्ट से वही करने वाला है, जो इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन जो हट के 10% है, जो अपना माइंड इस्तेमाल करेंगे, इन द लॉन्ग रन रियल जर्नलिस्ट वही रहेंगे और वही एक्सेल करेंगे इस फील्ड में, आप देख लेना। तो मीन्स जो नए लड़के आ रहे हैं उनको अपना ब्रेन इस्तेमाल करना चाहिए। डेफिनेटली। ओके। और उनको सर पढ़ना है। देखिए आजकल की जनरेशन क्या सोच रही है, हम क्यों अखबार पढ़ें, हम क्यों एडिटोरियल पढ़ें, हम क्यों जो है कोई किताब पढ़ें, नॉलेज क्यों हम गेन करें। अब सब कुछ तो गूगल पर है। बिल्कुल। लेकिन यार जब आप असली जर्नलिस्ट बनते हैं, जब आप सोचते हैं, जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं, हमेशा आप आर्टिफिशियल सोर्सेज पे उनका सहारा लेके आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपका अपना माइंडसेट, वो ज़रूरी है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। वरना एक स्टेज आएगा पूरा आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और आती है, जो ऑलरेडी सीनियर पोजीशंस पे हैं उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर होता है कि वो चैनल को, अब आज की डेट में चैनल को फ्रूटफुल बनाएं, चैनल को इकोनॉमिक बनाएं। और चूंकि आप सर एक ऐसे हैं कि आपने पूरे इथिक्स को फॉलो किया और उसके बाद में भी वो चैनल ईटीवी के पहले नॉन प्रॉफिट में हुआ करते थे, प्रॉफिट में आ चुके थे। तो वो ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया था उस वक्त कि जिसकी वजह से एक चैनल जो है प्रॉफिट में भी रहा और क्रेडिबिलिटी बिल्कुल शानदार रही? तो ऐसा क्या किया और क्या करना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जो है मार्केट पे डिपेंड करती है। देखिए सीधी सी बात है, और ये भी सही है कि जब तक आपके चैनल में प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक आपके एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी आप नहीं दे सकते हो। आप आज भी खुद भी देख रहे हो कि कितने अखबार ऐसे हैं, कितने मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिर्फ लोगो दे रखा है, अपने रिपोर्टर्स को सैलरी देते नहीं हैं। उनको बोल रहे हैं आप खुद ही कमाओ, किसी का इंटरव्यू करो उससे ले लो 100 रुपये। बिल्कुल। लेकिन उससे अपना लेवल भी गिर रहा है। देखो ये ज़रूरी है, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ आप जुड़े हो, आपकी सैलरी भी अच्छी मिलती है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप चैनल में शाम को डिबेट करेंगे और उस पर गाली देंगे, हिंदू मुसलमान को मुसलमान हिंदू को देगा, आपको लगेगा मेरी टीआरपी आई, और जिसकी सबसे ज़्यादा टीआरपी उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। सबसे फ्लॉड सिस्टम तो यही है, जो रेटिंग सिस्टम है इंडिया का। ओके। ये फ्लॉड सिस्टम है, दिस इज़ नॉट द रियल रेटिंग। एग्जैक्टली। अब देखिए मुझे बताइए, अगर आप इस एरिया में जहाँ हम रहते हैं यहाँ की पॉपुलेशन 2 लाख है मान लो, बिल्कुल। इस छोटे से मोहल्ले की 2 लाख पॉपुलेशन में मान लो 1 लाख टीवी लगे हैं, 1 लाख घरों में 1 लाख टीवी देख रहे हैं। यस यस। 1 लाख टीवी में 20 या 25 जगह पे आपने मीटर लगाया है, बिल्कुल। जिससे आप पूरा 2 लाख लोगों का डेटा ले रहे हो कि पूरा देश क्या देख रहा है। तो फ्लॉड सिस्टम है ना। एग्जैक्टली। ये तरीका ही गलत है। अब सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको रियल मिल रही है ना, रियल डेटा मिल रहा है, वहाँ रियल रिव्यूअरशिप मिल रही है, यस यस। रियल डेटा मिल रहा है। इसीलिए आप आज देख रहे हो कि जो रेवेन्यू अब शिफ्ट हो रहा है ना, बिल्कुल। वो टीवी से ख़त्म हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है डिजिटल पे। यस यस। इसीलिए टीवी चैनल वाले भी अब डिजिटल पे आ गए। यस यस। उन्होंने भी अपना फोकस शिफ्ट किया। उनको पता है कि रेटिंग वेटिंग सिस्टम इन द लॉन्ग रन खत्म होगा, और कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो आपको पैसा देते हैं बिल्कुल बेस्ड ऑन योर टीआरपी, वो भी आप बोल रहे हैं यार ये टीवी का तो फर्जी ही है, हम डिजिटल पे आते हैं, डिजिटल पे देखते हैं आपका क्या है, और डिजिटल पे अच्छा कंटेंट दो, उसमें कंपटीशन अच्छा बढ़ा तो वो लोग आपको देखेंगे। यूनिक कंटेंट दिखाओ। आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जो क्रिएट हुए हैं, जो यूनिक कंटेंट दे रहे हैं, जो सिर्फ 10 लोग काम करते हैं, यस यस, एक मेन स्ट्रीम टीवी चैनल से अच्छा पैसा कमाते हैं। तो कंटेंट आपको अच्छा देना पड़ेगा, आपको ये सेंसेशनलाइज नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है, Right. सेंसेशनलाइजेशन के लिए अब 90% प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल। लोग आज भी उस 10% पर ही विश्वास करते हैं। जी। तो इन द लॉन्ग रन मुझे नहीं लग रहा कोई थ्रेट है। हाँ, टीवी को थ्रेट ज़रूर है, लेकिन ये डिजिटल ग्रो होगा, उसकी तरफ लोगों को बढ़ना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, पैसा उसी से आएगा। तो सर आपने पिछले 30 सालों के अंदर एक संघर्ष करते हुए और बहुत सारे चैनल्स के एक साथ आप नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर भी रहे और बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल किया और आज थाउजेंड्स ऑफ आपके हाथों तले निकले हुए लड़के सक्सेसफुल हैं और बड़े अच्छे लेवल पे वो पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता के लिए आपने बहुत बड़े सुझाव भी इस दौरान दिए हैं। सर हमारे खास शो में आप पहुँचे, इसके लिए तहे दिल से आभार सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। इतना बड़ा काम मैंने नहीं किया है जितनी बड़ी बड़ी बातें आपने मेरे लिए यहाँ बताई हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गॉड ब्लेस यू। सर ये आपकी महानता है सर, आप ऑलवेज इसी तरीके से रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।